Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sonia Babur, teaching integrative physical therapy, final year DPT, Federal Institute of Health Science, Multan. Today our topic is wound assessment. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ वूंड. A wound is a type of injury in which skin is torn, cut or punctured, which is known as an open wound, or where blunt force trauma causes a contusion, which is known as a closed wound. In pathology, it specifically refers to a sharp injury which damages the dermis of the skin. This is basic definition of a wound. बेसिकली वूंड है क्या? वूंड एक डिस्ट्रप्शन है एनाटमिक स्ट्रक्चर और फंक्शन का. जब भी कोई नॉर्मल एनाटमिक स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिस्टर्बेंस आती है विच इज़ कॉज्ड बाय अ वूंड. वूंड की क्लासिफिकेशन फर्दर हम पढ़ते हैं. वूंड को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया है, एक्यूट वूंड्स एंड क्रॉनिक वूंड. एक्यूट वूंड कैन बी रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा और सर्जरी. एक्यूट वूंड प्रोसीड थ्रू एन orderly and timely healing process with the eventual return of anatomic and functional integrity. Acute wounds क्या है? बेसिकली किसी भी सर्जरी या किसी भी ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक ऑर्डरली और हीलिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं और उसके बाद रिटर्न हो जाता है नॉर्मल और एनाटमिकल फंक्शनल इंटेग्रिटी का. Chronic wounds क्या है? Chronic wounds are defined as wounds which have failed to proceed through an orderly and timely repetitive process to produce anatomic and functional integrity over a period of 3 months. बेसिकली जो chronic wounds हैं वो क्या wounds हैं? जो orderly और timely repetitive process से पास नहीं करते, और इन wounds को जो कि ये प्रोग्रेस करते हैं over a period of 3 months, तो इसको हम क्या कहते हैं? chronic wounds. नेक्स्ट है इनिशियल पेशेंट असेसमेंट. इनिशियली पेशेंट को असेस करने के लिए सबसे पहले हम क्या ऑब्टेन करते हैं? पेशेंट हिस्ट्री विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन रेलेवेंट डिजीजेस, प्रोसेसेस, कॉमोर्बिडिटीज, medications the patient is taking and family history of conditions. In addition, patient history may also reveal information that explain previous wound healing concern, infection and other core information needed to develop the plan of care. नेक्स्ट हम पेशेंट हिस्ट्री के साथ साथ पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री के साथ साथ पेशेंट की मेडिकल एंड सोशल हिस्ट्री लेते हैं, जिसके हम डायरेक्टली एडिशनली क्वेश्चनिंग करते हैं आप नॉर्मल लैब फाइंडिंग्स की, साथ साथ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, वेस्कुलर कंडीशंस या कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ट्रेट से रिलेटेड हिस्ट्री हम उनसे पूछते हैं. Therapies received as a part of prior health conditions such as radiation at the site of wound may affect wound healing. अगर पेशेंट पहले कोई रेडिएशन थेरेपी लेता रहा है ठीक वोंड साइट पे, तो वो भी उसकी वोंड हीलिंग को अफेक्ट करती है. तो पेशेंट की सबसे पहले इनिशियली असेसमेंट के लिए पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसकी सोशल हिस्ट्री, और फिर देन कोई अगर मेडिकेशन वो अभी कंटिन्यू है उसकी, तो हम वो सारी हिस्ट्री लेके पेशेंट की इनिशियल असेसमेंट बनाते हैं. नेक्स्ट, वोंड को असेस करने के लिए उन्होंने हमें 9 C's दिए हैं जो कि ज़रूरी हैं वोंड की असेसमेंट के लिए, फॉर द फॉलोइंग 9 रीजंस, जिसको हम 9 C's कहते हैं वो, विच आर फर्स्ट इज़ कॉज ऑफ द वोंड, वोंड की क्या कॉज है. सेकेंड इज़ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट द वोंड लुक्स लाइक, वोंड की क्लियर पिक्चर क्या है, वोंड एग्जैक्टली किस तरह से दिखता है. थर्ड इज़ कम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कम्प्रिहेंसिव पिक्चर. नेक्स्ट इज़ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स इसकी असेसमेंट में या इसकी कॉज में कंट्रीब्यूट करते हैं. नेक्स्ट इज़ कंपोनेंट ऑफ द वुंड केयर प्लान. नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन टू अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूटी ऑफ केयर. नेक्स्ट इज़ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन फॉर वुंड केयर इंफॉर्मेशन. एंड लास्ट इज़ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द वुंड. These are the following 9 reasons for which wound assessment is needed. नेक्स्ट हम क्या करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको पता है हम पेशेंट को हेड टू टो एग्जामिन करते हैं, जिसमें हम उसकी स्किन को एवेलुएट करते हैं कि कोई स्किन फोल्ड्स नहीं है, वो प्रेशर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ओल्ड स्कार्स और लीजन्स को एवेलुएट करते हैं, प्रीवियस सर्जरीज़ को इंडिकेट करते हैं, कोई इंडिकेशंस तो नहीं है प्रीवियस सर्जरीज़ की,
वेस्कुलर, न्यूरोपैथिक या प्रेशर अल्सर प्रेजेंस तो नहीं है। उसकी स्किन की, नेल की, हेयर और एक्सट्रीमिटीज़ की अपीयरेंस को असेस करते हैं। स्किन कलर को असेस करते हैं। टेम्परेचर चेंजेस असेस करते हैं। कैपिलरी रीफिल टेस्ट कराते हैं। पल्सेस असेस करते हैं। और एडिमा विच इज़ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ थोरो फिजिकल एग्जामिनेशन। हम एडिमा को असेस करते हैं कि आइदर कोई एडिमा कंडीशन तो नहीं है। वो कहते हैं कि वूंड जो है वो रैपिडली चेंज होता रहता है, तो इसीलिए हम वूंड को उसकी असेसमेंट को भी हम ट्रीटमेंट के साथ साथ बार बार असेस करते रहते हैं, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या उसकी ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या नहीं। तो इसीलिए हम वूंड को साथ साथ असेस करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वूंड्स रिक्वायर डिफरेंट कंसिडरेशन। लाइक डीहेसाइज सर्जिकल वूंड में है वो ओपन ड्यू टू एन इन्फेक्शन और में हील पुअरली ड्यू टू अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस या कोई करंट मेडिकेशंस और माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज़ हेमोसाइडारिन स्टेनिंग, जो रेडिश ब्राउन कलर की स्टेनिंग हो जाती है। वो किस वजह से होती है? जब आरबीसीज की लीकेज हो जाती है सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ लोअर लेग में। अगर वो क्रॉनिक कंडीशन की तरफ चला जाता है तो वो फिर क्लासिक साइन हो जाता है वीनस इनसफिशिएंसी का। और जिन पेशेंट में या जिन पर्सनस में वीनस अल्सर होता है उनमें ये कंडीशन कॉमन होती है। अगर हम इसको कंप्रेशन से मैनेज नहीं करते तो ये लीकेज हमें वीनस अल्सर को लीड करता है। बेसिकली आर्टीरियल अल्सर वो कहते हैं प्रेजेंट होते हैं विद क्लासिक साइन ऑफ हेयर लॉस, वीक और एब्सेंट पल्सेस, वेरी थिन शाइन और टॉट स्किन के साथ। न्यूरोपैथिक अल्सर्स भी होते हैं जिसको इंटेंस इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है, ये देखने के लिए कि न्यूरोपैथी की एक्सटेंशन क्या है, बॉडी में न्यूरोपैथी कितनी एक्सटेंड हो चुकी है। इफ़ पेशेंट विद डायबिटीज़, अगर पेशेंट डायबिटीज़ के साथ है तो वो मोर प्रोन है कैलस फॉर्मेशन का या प्रेशर पॉइंट्स का। ठीक है। कम्प्रीहेंसिव पेशेंट एग्जामिनेशन जो हम करते हैं वो क्या रिवील करती है? एरियाज ऑफ कंसर्न फॉर वूंड डेवलपमेंट, और पिन पॉइंट करती है कि वूंड की ओरिजिन क्या है, क्योंकि कुछ कंडीशंस में जो वूंड की हीलिंग है वो नहीं प्रोग्रेस कर रही होती, तो उसके लिए पेशेंट की कम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट की बेस पे हम डिटर्मिन करते हैं कि आइदर वूंड इज़ हीलेबल और नॉन हीलेबल, या पैलेटिव और अप्रोप्रिएट गोल्स और ट्रीटमेंट को प्लान को हम उसी बेस पे, उसकी कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट की बेस पे डेवलप करते हैं। हम रियलिस्टिक गोल्स और केयर प्लान्स डेवलप करते हैं, उसका रेगुलर फॉलोअप एग्जामिनेशन करवाते हैं और देखते हैं कि पेशेंट कितना अपने प्लान ऑफ केयर के साथ एडहेयर है, ताकि हमें ये सारे की मार्क्स होते हैं ताकि हमें सक्सेसफुल आउटकम्स मिलें। नेक्स्ट यह है वूंड असेसमेंट एंड क्लासिफिकेशन। वूंड असेसमेंट में वो कहते हैं कि हम रिटर्न एंड रिकॉर्ड पिक्चर लेते हैं करंट स्टेटस की और वूंड की प्रोग्रेशन की। ठीक है, ये कम्युलेटिव प्रोसेस होता है ऑब्जर्वेशन का, डेटा कलेक्शन का एंड एवेल्युएशन का। वूंड असेसमेंट जो इंक्लूड क्या करता है? उसकी रिकॉर्ड ऑफ इनिशियल असेसमेंट, फिर जो ऑनगोइंग चेंजेस आती हैं अराउंड द वूंड एंड देन ट्रीटमेंट इंटरवेंशंस। कहते हैं अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसेंट इंटरनेशनल गाइडलाइंस pressure ulcers should be evaluated at minimum on admission weekly and with any signs of deterioration। तो हम प्रेशर अल्सर को साथ साथ evaluate करते हैं। frequency of assessment is also determined by wound severity। ठीक है, पेशेंट्स ओवरऑल कंडीशन, पेशेंट्स एनवायरनमेंट, गोल्स एंड प्लान ऑफ केयर, उसकी बेस पे डिपेंड करता है कि हमने कितनी फ्रीक्वेंसी से पेशेंट को असेस करना। एक्यूट केयर पेशेंट जो हैं वो ऑप्शन रिसीव करते हैं वूंड असेसमेंट डेली और विद ईच ड्रेसिंग चेंजेस। ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो एक्यूट के कंडीशन के साथ है तो हम उसको डेली असेस करते हैं, डेली ड्रेसिंग चेंजेस के साथ उसको असेस करते हैं। लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ में वूंड को असेस करते हैं हम ऑन एडमिशन पे भी, ईच ड्रेसिंग पे भी और एटलीस्ट वीकली भी। होम केयर असेसमेंट होती है। होम केयर असेसमेंट वो किस बेस पे होती है? बेस्ड कि आप कितना होम विज़िट करते हैं, होम विज़िट की फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, वो वीकली है या फिर वो डिपेंड करती है कि नर्स विज़िट के लाइसेंस पे कि वो उसने कितना फ्रीक्वेंटली होम विज़िट देना है पेशेंट को। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हम ये असेसमेंट होती है पेशेंट की जो हम स्टार्ट से लेके उसके थ्रू आउट प्रोसेस या थ्रू आउट ट्रीटमेंट उसको असेस करते हैं। व्हेन टू रीअसेस अ वुंड, हम पेशेंट को वुंड को रीअसेस कब करते हैं? असेसमेंट जो है वो क्या प्रोवाइड करती है? कि इंडिकेटर प्रोवाइड करती है कि आपका जो ट्रीटमेंट है आइदर सक्सेसफुल है कि नहीं।
ठीक है, आपके आउटकम्स आपको अचीव हो रहे हैं जो आपने अचीव करने थे, ठीक है। उसके अलावा आपको आपके जो भी आप अपना डिसीजन आपने बनाया हो तो उसको उससे रिगार्डिंग आपको एजुकेट करते हैं या गाइड करते हैं। इसलिए पेशेंट का वूंड को हम रीअसेस करते हैं बिफोर एंड आफ्टर एनी सर्जिकल या स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर। वीकली फॉर प्रेशर अल्सर, इफ़ wound noticeably deteriorates या wound जो है become odorous या न्यू purulent oxidate आना स्टार्ट हो जाए या become more painful, उसके लिए हम उसकी कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं जो हम wound की कंडीशन में ऑब्जर्व करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र या डिस्चार्ज। या फिर पेशेंट जो है हैज़ रिटर्न फ्रॉम अनदर फैसिलिटी, अगर पेशेंट अनदर फैसिलिटी में रिटर्न कर जाता है तो उसके बाद हम फिर उसके wound को रीअसेस करते हैं। कहते हैं CMS suggestions for minimal pressure ulcer assessment for resident in long-term care facilities includes location and staging, size, exudate, pain, color and type of wound bed tissue और डिस्क्रिप्शन ऑफ वूंड एजेस एंड सराउंडिंग टिश्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने असेसमेंट के टाइम पे हम उसको देखते हैं कि आइदर वूंड की क्या लोकेशन है, उसकी क्या स्टेजिंग है, क्या साइज़ है, एक्सीडेट कितना है, पेन क्या है, या कलर या टाइप क्या है वूंड का, या उसकी वूंड एजेस की डिस्क्रिप्शन और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आइदर अफेक्ट हुए हैं कि नहीं। वूंड क्लासिफिकेशन बाय एटियोलॉजी, नेक्स्ट एटियोलॉजी की बेस पे हम वूंड को क्लासीफाई करते हैं। वो कहते हैं 4 different wound etiology classifications are presented here. First is pressure ulcer, second is neuropathic, third is vascular ulcer and last is burn. जो मोस्ट कॉमन प्रेशर अल्सर क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसे प्रपोज किया है बाय नेशनल प्रेशर अल्सर एडवाइजरी पैनल ने, कहते हैं इट इज 6 क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग अनस्टेजेबल एंड डीप टिश्यू इंजरी। It is recognized internationally as the gold standard for staging pressure ulcer. Pressure ulcer is a localized injury to the skin or underlying tissue, usually over a bony prominence, as a result of pressure or pressure in combination with shear or friction. जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं प्रेशर अल्सर्स में, ठीक है, तो वो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी सिग्निफिकेंस जो है वो कहते हैं येट टू बी डिटर्मिन्ड। प्रेशर अल्सर बेसिकली कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से लीड करता है, जो बॉनी प्रोमिनेंस पे कंटिन्यूस प्रेशर होता है पेशेंट की कंटिन्यूस सेम पोजीशन की वजह से। नेक्स्ट इज सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी। वो कहते हैं डीप टिश्यू इंजरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डिसकलर्ड इंटेक्ट स्किन और अ ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर ड्यू टू डैमेज ऑफ अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू फ्रॉम प्रेशर और शेयर। प्रेशर या शेयर की वजह से जो अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लोकलाइज्ड एरिया है उसका कलर जो है, उसकी स्किन जो है वो इंटेक्ट हो जाती है और वहाँ पे ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। वो कहते हैं जो एरिया में बी प्रीसीडेड बाय अ टिश्यू, तो वो क्या होता है, पेनफुल होता है, फर्म होता है, मशी हो जाता है, बोगी है, फॉर्मर होता है या फिर कूलर होता है अगर हम उसे एडजेसेंट टिश्यू से कंपेयर करें। डीप टिश्यू इंजरी वो कहते हैं डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट है उस इंडिविजुअल्स में जिनकी स्किन टोन डार्क है। ठीक है, तो इसके लिए एवेल्यूएशन के लिए हम क्या इंक्लूड करते हैं, थिन ब्लिस्टर ओवर अ डार्क वूंड बेड। जो वूंड है वो फर्दर इवॉल्व और कवर्ड हो जाता है थिन स्कार से। तो एवोल्यूशन जो है वो रैपिड होती है, जिसके लिए वो एक्सपोज करती है उसकी एडिशनल लेयर ऑफ टिश्यूज़ को, अगर इवन विद ऑप्टिमल ट्रीटमेंट। कुछ स्टेजेस हैं जो हम पढ़ेंगे। स्टेज 1 क्या कहती है कि स्किन जो है स्टेज 1 में इंटैक्ट होती है, नॉन बैलेंसेबल रेडनेस होता है लोकलाइज्ड एरिया का, यूजुअली ओवर अ बॉनी प्रोमिनेंस। अगर ऐसा होगा तो हम उसको क्या सिग्नल करते हैं कि ये स्टेज 1 है। ठीक है, डार्कली पिगमेंटेड स्किन जो है उसके अंदर कोई विजिबल ब्लैंचिंग नहीं होती, उसका कलर सिर्फ सराउंडिंग एरिया के कलर से डिफरेंट होता है। एरिया जो है वो पेनफुल होता है, फॉर्म होता है, सॉफ्ट होता है, वार्मर होता है, कूलर होता है अगर हम उसे एडजेसेंट टिश्यू से कंपेयर करें। वो कहते हैं स्टेज 1 जो है वो डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट होती है उन इंडिविजुअल्स में जिनकी स्किन टोन डार्क होती है। क्या इंडिकेट करता है कि एट रिस्क है पर्सन। ठीक है, और ये क्या शो करता है कि हेराल्डिंग साइन है ऑफ रिस्क का। नेक्स्ट क्या है, स्टेज 2।
स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 इज़ कैरेक्टराइज बाय पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ डर्मिस, कि जो डर्मिस है उसका पार्शियल थिकनेस लॉस हो जाता है। कैसे प्रेजेंट करता है कि शैलो ओपन अल्सर की फॉर्म में होता है, ठीक है। रेड टू पिंक वूंड बेड की फॉर्मेशन हो जाती है और विदाउट स्लाफ, कोई स्लाफ फॉर्मेशन नहीं होती। स्टेज 2 वो कहते हैं किस तरह से प्रेजेंट होता है? इंटैक्ट और ओपन सीरम फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होते हैं इसमें, और साथ साथ शाइनी और ड्राई शैलो अल्सर भी होता है विदाउट स्लाफ और ब्रूजिंग, ठीक है। इस स्टेज को वो कहते हैं हम डिस्क्राइब वी शुड बी यूज टू डिस्क्राइब स्किन टीयर्स, टेप बर्न्स, पेरिनियल डर्मेटाइटिस, मैस्टिरेशन या एक्सोक्रिएशन। नेक्स्ट क्या है? स्टेज 3। स्टेज 3 में वो कहते हैं कि फुल थिकनेस टिश्यू लॉस हो जाता है, जो सिग्नल करता है कि यहाँ पे स्टेज 3 है। सबक्यूटेनियस फैट जो है उस विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बॉन टेंडन मसल एक्सपोज नहीं होते। स्लफ प्रेजेंट होता है, लेकिन वो डेप्थ ऑफ टिश्यू लॉस जो है उसको ऑब्सक्योर नहीं करता। स्टेज 3 में अंडरमाइनिंग और टनलिंग भी इंक्लूड होती है, ठीक है। उसने उसके वेसल्स को भी इंक्लूड किया हुआ होता है, उस एरिया को भी। डेप्थ जो होती है स्टेज 3 प्रेशर अल्सर्स की वो वेरी करती है उसकी एनाटॉमिकल लोकेशन के साथ। ब्रिज ऑफ नोज है, एयर है, ऑसिपिट है, मैल्यूलस है, वो कहते हैं इनको कोई सबक्यूटेनियस टिश्यू नहीं होता। तो स्टेज 3 अल्सर अगर यहाँ पे होता है वो कैन बी शैलो होता है ज़्यादा। इन कंट्रास्ट अगर एरिया ऑफ सिग्निफिकेंटली एडोपोसिटी है वो क्या डेवलप करते हैं? एक्सट्रीमली डीप स्टेज 3 प्रेशर अल्सर, जिसमें बॉन और टेंडन जो है वो विजिबल नहीं होते और डायरेक्टली पाल्पेबल होते हैं। नेक्स्ट या स्टेज है स्टेज 4। स्टेज 4 वो कहते हैं किससे कैसे हम उसे डिस्क्राइब करते हैं? कैरेक्टराइज बाय फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, जिसमें एक्सपोज बोन, टेंडन और मसल होता है। स्लफ और इकार जो है वो प्रेजेंट होते हैं सम पार्ट्स ऑफ द वोन पेट पे। स्टेज 4 क्या इंक्लूड करती है? अंडरमाइनिंग और टनलिंग इंक्लूड करती है। जो डेप्थ है स्टेज 4 प्रेशर से कि वो वेरी करती है उसके एनाटॉमिकल लोकेशन के साथ, ठीक है। जब ब्रिज ऑफ नोज, एयर, ऑसिपिट या मैल्यूलस जिनमें सबक्यूटेनियस टिश्यू नहीं होता वहाँ पे अल्सर्स क्या होते हैं? शैलो होते हैं। स्टेज 4 अल्सर्स एक्सटेंड कर जाता है मसल में भी और स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर लाइक फेशिया, टेंडन और कैप्सूल्स में, जहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? ऑस्टियोमाइलिटिस की। एक्सपोज करता है बॉन और टेंडन को और डायरेक्टली पाल्पेबल होता है। नेक्स्ट क्या है? अनस्टेजेबल। अनस्टेजेबल वूंड को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? जो वो एक्सिबिट करता है, शो करता है फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, जिसमें जो बेस ऑफ अल्सर है वो सिर्फ और सिर्फ किससे कवर होता है? स्लफ से, येलो, टैन या ग्रे, ग्रीन या ब्राउन, ठीक है। इकार फॉर्मेशन हो जाती है वूंड बेड में। अनटिल अगर एनफ स्लफ या इकार इज रिमूव टू एक्सपोज द बेस ऑफ द वूंड, द ट्रू डेप्थ एंड देयरफॉर स्टेज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो इस वजह से हम उसकी स्टेज को डिटरमिन नहीं कर पाते, क्योंकि उसने उसकी बेस ऑफ द वूंड को स्लाफ और इकार ने कवर किया हुआ होता है, ठीक है। स्टेबल इकार जो कि ड्राई, एडहियरेंट और इंटैक्ट होती है विदाउट एरिथमिया, ठीक है, या ऑन द हील होती है, जिसकी सर्व कैसे सर्व करती है बॉडी के नेचुरल कवर जैसे बायोलॉजिकल कवर है, और उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज न्यूरोपैथिक अल्सर। न्यूरोपैथिक अल्सर में वो कहते हैं जो कॉमनली यूज क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर न्यूरोपैथिक अल्सर्स आर वेगनर अल्सर ग्रेड क्लासिफिकेशन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास सैन एंटोनियो क्लासिफिकेशन। जो वेगनर सिस्टम ग्रेड्स है वो कहते हैं उसने क्या किया है? ग्रेड किया है वूंड को बाय द डेप्थ ऑफ द वूंड एंड द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन के साथ। इट हैज़ 5 न्यूमेरिक ग्रेड्स। कहाँ से बिगिन करते हैं? प्री अल्सरेटिव लीजन से, हील्ड अल्सर और प्रेजेंस ऑफ पॉनी डिफॉर्मिटी, और कंक्लूड करता है विद गैंग्रीन ऑफ फुट, जिसको क्या एट द एंड रिक्वायर्ड होता है? एम्पुटेशन। नेक्स्ट क्या है? वेस्कुलर अल्सर, जिसमें आर्टीरियल एंड वीनस आते हैं। आर्टीरियल डिजीज़ की वजह से होता है आर्टीरियल इनसफिशिएंसी अल्सर विच इज़ नॉन एज इस्केमिक अल्सर्स। कहाँ होता है? जनरली ऑन लेटरल सरफेस ऑफ एंकल पे, ठीक है। किसकी वजह से हो जाता है? इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की वजह से। 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं यहाँ पे भी जो यूज़ होते हैं टू एक्यूरेटली रिपोर्ट द पेशेंट स्टेटस related to arterial disease and to facilitate communication to other health professionals are the Rutherford and the Frontine. Rutherford classifies by 4+ stage and Frontine by 6 categories. Both use clinical presentation to explain the grade. They are very similar and include asymptomatic, mild claudication, moderate claudication, severe claudication, breast pain, gangrene,
या फिर माइनर और मेजर टिश्यू लॉस। नेक्स्ट क्या है वीनस डिजीज़। कहते हैं वीनस इनसफिशिएंसी मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्टर है वीनस अल्सरेशन का, और यहाँ पे क्लोज एसोसिएशन है बिटवीन वीनस इनसफिशिएंसी एंड प्रेशर अल्सर ऑफ द लेग। इसलिए हम कहते हैं सीप क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि कॉन्शियस डॉक्यूमेंट है, जिसे किसने राइट किया है, रिटन बाय अमेरिकन वीनस फोरम इन 1994 एंड इज द एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन फॉर दिस एटियोलॉजी। 2 पार्ट्स हैं इसके जिसको हम सेपरेटली स्कोर करते हैं। पार्ट 1 को कैसे क्लासीफाई किया है बाय सीप, सी फॉर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ई फॉर एटियोलॉजिक फैक्टर्स, ए फॉर एनाटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, पी फॉर पैथोफिजियोलॉजिक डिसफंक्शन। पार्ट 2 is scored by severity, number of anatomic segments affected, grading of sign and symptoms, and next is disability. नेक्स्ट क्या है बर्न्स। बर्न्स में वो कहते हैं हम क्लासीफाई करते हैं बर्न वोंड को किसके बेस पे, किससे रिलेट करके, उसकी डेप्थ ऑफ इंजरी के साथ। 5 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज सुपरफिशियल, सेकेंड इज सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस टिश्यू लॉस स्किन लॉस, थर्ड इज डीप पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस, फोर्थ इज फुल थिकनेस डर्मल लॉस, एंड लास्ट इज सबडर्मल एक्सटेंडिंग इनटू मसल्स। ये 5 क्लासिफिकेशन है बर्न की। या तो बर्न आइदर सुपरफिशियल होता है स्किन पे, या सुपरफिशियल वो सेकंड में पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, उससे नेक्स्ट में वो डीप स्किन में चला जाता है, डीप पार्शियल स्किन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो पूरी डर्मिस को इंक्लूड कर लेता है, फुल थिकनेस डर्मिस लॉस हो जाती है, और नेक्स्ट में वो डर्मिस के साथ साथ मसल तक भी एक्सटेंड कर जाता है। हम इसमें पढ़ते हैं रूल ऑफ 9, जो कि क्या शो करता है बर्न वोंड सेवेरिटी, जिसको हम उसको ग्रेड करते हैं बाय द साइज ऑफ द बर्न इंजरी से। वो कहते हैं दिस इज रिपोर्टेड एज एन एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ द टोटल बर्न सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग द रूल ऑफ 9। ये क्विक एस्टिमेट है बॉडी के सरफेस एरिया का। हम रूल ऑफ 9 को यूज़ करके बॉडी के सरफेस एरिया की एस्टिमेशन निकालते हैं। ठीक है, इसमें हम बॉडी को 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हेड, चेस्ट, एब्डोमेन, बैक, बटक, each arm front back and each leg front back plus groin। इसमें हम क्या करते हैं, जो हेड है वो कितना परसेंट होता है, 9%, फ्रंट 18%, बैक 18%। ठीक है, चेस्ट का आर्म्स 9% फ्रंट बैक, लेग्स 18% फ्रंट बैक। ठीक है, एलिमेंट्स क्या हैं वुंड असेसमेंट के, क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले है लोकेशन एंड एज ऑफ वुंड, कि लोकेशन क्या है, वुंड की एज क्या है, कितने टाइम से है वुंड। ठीक है, वुंड साइज़ क्या है, वुंड की स्टेज क्या है। नेक्स्ट वुंड मेजरमेंट, एरिया जिसमें आता है वॉल्यूम, साइनस ट्रैक्स, अंडरमाइनिंग, फिस्टुलास, एक्सुडेट एंड ऑर्डर, सेप्सिस, पेरी वुंड, उसके एजेस एंड एपिथेलियलाइजेशन, नेक्रोटिक टिश्यूज, वुंड बेड टिश्यू, असेसिंग एंड मेजरिंग हीलिंग। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए वुंड असेसमेंट। फिर हम उसकी बेस पे वुंड को असेस करते हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट वुंड असेसमेंट, जिसमें हमने सबसे पहले वुंड को डिस्कस किया है कि वुंड है क्या, हमने उसको डिफाइन किया है। ठीक है, फिर हमने उसके कुछ एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन पढ़ी है, जिसमें हमने एक्यूट और क्रॉनिक वुंड के बारे में बताया है। फिर हमने इनिशियल पेशेंट असेसमेंट डिस्कस किया है कि हम पेशेंट को इनिशियल बेस पे कैसे असेस करते हैं। फिर हमने 9 C's पढ़े हैं वुंड असेसमेंट के। नेक्स्ट हमने फिज़िकल एग्जामिनेशन की है कि पेशेंट को हमने फिज़िकली कैसे एग्जामिन करना है, और डिफरेंट वुंड्स की डिफरेंट कंसिडरेशन होती हैं, तो हर वुंड की कंसिडरेशन को हमने कैसे लेके चलना है। नेक्स्ट इज़ वुंड असेसमेंट एंड क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है। ठीक है, कि कब हमने वुंड को असेस करना होता है और कब वुंड को रीअसेस करना होता है। बाय एटियोलॉजी हमने वुंड की क्लासिफिकेशन पढ़ी है। एटियोलॉजी की बेस पे जो कि प्रेशर अल्सर्स हमने पढ़े हैं, न्यूरोपैथिक अल्सर्स पढ़े हैं, वेस्कुलर अल्सर्स पढ़े हैं और बर्न्स पढ़े हैं। ठीक है, हमने सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी पढ़ा है। प्रेशर जिसमें हमने स्टेजेस पढ़ी हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड अनस्टेजेबल। फिर हम न्यूरोपैथिक अल्सर्स, वेस्कुलर अल्सर्स जिसमें हमने आर्टीरियल और वीनस अल्सर्स पढ़े हैं, बर्न पढ़ा है, बर्न्स की असेसमेंट पढ़ी है, और वुंड असेसमेंट के एलिमेंट्स पढ़े हैं। ठीक है, ये सारा आज हमने टॉपिक कवर किया है विच इज़ नॉन एज वुंड असेसमेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।